एक महिला की बेटी के मामले में हम सुन रहे थे कि वो कोई कह रहा था 20 लाख से बेची गई, कोई कह रहा था 20,000 से बेची गई। सब मीडिया वालों ने उस बात को लिया था जी। लेकिन वो लड़की वापस लाई वहाँ से, चंडीगढ़ से कहाँ से, तो लड़की ने कहा मैं पता नहीं कैसे गई थी, क्या हुआ था, उसने तरदीद की। लेकिन सब मीडिया जम्मू का सारा उसके पीछे पड़ा था। जी उसमें शायद आप भी थे। जी जी बिल्कुल, मैंने भी स्टोरी की थी। तो ये स्टोरी आपने भी की, उनने भी की, उनने भी की, लेकिन बाद में मैंने सुना कि केस दर्ज हुआ और वो इसके अरफाज ढेंग के खिलाफ दर्ज हुआ। इसने क्यों? आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर तसद्दुक हुसैन साहब, जो कि पीडीपी के सीनियर नेता हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया। सर, अगर बात की जाए, जिस तरह से आपकी पार्टी में जो है पीडीपी में काफ़ी सारे बदलाव देखे जा रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, बदलाव दुनिया का दस्तूर है। मौसम भी बदलते हैं, साल भी बदलते हैं, महीने भी, ये कुछ बदलाव आते रहते हैं। जो बदलाव आ रहे हैं उसमें हर बदलाव में आने वाला जाने वाला आदमी जो है उसके अपने अपने मसाइल होते हैं। तो किसी का कोई मसाइल है, किसी का कोई मसाइल है, और उन मसाइल के तहत कोई इधर आ रहा है, कोई उधर आ रहा है। ये कोई मैं कहता हूँ रुकने वाली बात नहीं, कोई रोक सकता नहीं, हर पार्टी से जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है अजीब लग रही है हमें, सिर्फ कोई भी है वो पूछता है पीडीपी के बारे में। पीडीपी के बारे में चर्चा हो जाती है, उसका आदमी उधर गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जाएगा कोई नहीं पूछेगा, कांग्रेस का जाएगा कोई नहीं पूछेगा, बीजेपी का कोई रोता भी होगा तो कोई नहीं पूछेगा। तो अच्छी बात है, मैं खुश हूँ कि हमारी चर्चा है, हम चर्चा में हैं, हम पूरे हिंदुस्तान में चर्चा में हैं, हम पूरी दुनिया में चर्चा में हैं। तो ये पीडीपी की मैं खुशकिस्मती समझता हूँ, और ये क्रेडिट मैं पीडीपी के उस नेता को देता हूँ कि जिसने इसका गठन किया था। वो थे हमारे मरहूम जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद, फार्मर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और तारीख़ गवाह है कि हिंदुस्तान में अगर मोहम्मद अली जना को उस वक्त होम मिनिस्टर बना दिया जाता तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो नहीं बनते। तो पहला मुसलमान हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो कितने बड़े कद वाला आदमी था, इसलिए चर्चा है पीडीपी की। जी। तो सर, इल्ज़ामात भी काफ़ी सारे लगे। अगर हम आपके जो सुरेंद्र चौधरी जी, जो फार्मर जो आपके लीडर रहे पीडीपी के, उन्होंने काफ़ी सारे इल्ज़ामात भी लगाए भेदभाव के, तो उसमें कितनी सच्चाई है? क्या भेदभाव होते हैं? सुरेंद्र चौधरी रजौरी के रहने वाले हैं। जी सुरेंद्र चौधरी को मेरे हिसाब से उसके साथ तो कोई पार्टी ने ज़्यादती नहीं की होगी, जो मेरी सोच है। उनको लगा होगा तो उनने इल्ज़ाम लगाए होंगे, लेकिन सब लोगों ने समझ लिया है कि सुरेंद्र चौधरी जितनी बातें कर गए हैं, एक पॉलिटिशियन को महदूद बातें करनी चाहिए, ज़रूरत के मुताबिक बातें करनी चाहिए। उनने बहुत बातें कर दी, उससे उसको लोग समझते हैं ये इल्ज़ाम लगा रहा है। इल्ज़ाम क्या लगा रहा है मुझे समझ नहीं आती। जम्मू कश्मीर पीपल्स मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी का 28 जुलाई 1999 में गठन हुआ। जी इसका जो दस्तूर बनाया गया, कानून बनाया गया कि जम्मू कश्मीर में एक प्रेसिडेंट होगा, 2 वाइस प्रेसिडेंट होंगे, 6 जनरल सेक्रेटरी होंगे। 6 में से 3 कश्मीर से होंगे और 3 होंगे जम्मू से। जी और ऐसे ही बनते रहे। जम्मू वाले जब सबसे पहली कमेटी बनी तो मुफ्ती साहब प्रेसिडेंट थे, बेग साहब मुजफ्फर हुसैन बेग साहब वाइस प्रेसिडेंट थे, महबूबा जी वाइस प्रेसिडेंट थी। जी कश्मीर से मरहूम बिलाल लोधी जनरल सेक्रेटरी, तारिक हमीद करा जनरल सेक्रेटरी, और गुलाम नबी मीर लसजन जनरल सेक्रेटरी। 3 वहाँ से। यहाँ थे तरलोक सिंह बाजवा जनरल सेक्रेटरी, वेद महाजन जनरल सेक्रेटरी और मास्टर तसद्दुक जनरल सेक्रेटरी। ये 99 की बात मैं कह रहा हूँ। जी
मेरा चार्ज था कठुआ उधमपुर डोडा जी पार्लिमानी हल्का। जी तरलोक सिंह बाजवा साहब का था वो जम्मू पुंछ पार्लिमानी हल्का। जी वेद महाजन सेंट्रल दफ्तर में बैठते थे, जी लेकिन हमारा इतना था कि हम तीनों इकट्ठे एक ही कमरे में बैठते थे। हमने कभी ये कुर्सियों की लड़ाई नहीं देखी कि वो कुर्सी पे बैठ गया, ये बैठ गया। उसके बाद जब मेरे बाद किसी दूसरे को बनाया, दमन भसीन को जनरल सेक्रेटरी बना लिया, फ़कीर चंद भगत को बना लिया, सरदार रिंगील सिंह जी मरहूम उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया। जब महुआ जी प्रेसिडेंट बनी, अच्छा मुझे भी वाइस प्रेसिडेंट बनाया। फिर आते आते तरलोक सिंह बाजवा बने, जनरल सेक्रेटरी बने पहले और बाद में वाइस प्रेसिडेंट बने। वेद महाजन बने। पीडीपी के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम कोई लगा ले कि सूबा जम्मू में किसी कम्युनिटी के साथ भेदभाव हुआ, तो ये मेरा ख्याल है ज़्यादती है। और कोई एक आदमी ये कह ले कि मेरे साथ ज़्यादती है। यहाँ इस बार जो हुआ, जी 2 जनरल सेक्रेटरी छोड़ के चले गए। वो अपने फ़कीर चंद भगत चले गए, शायद दूसरा कौन था मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी चले गए। यहाँ रह गए सुरेंद्र चौधरी। बीच में ये आ गया 5 अगस्त 2019 से लेके आज तक का जो पीरियड था, इस पीरियड में प्रेसिडेंट हिरासत में आ गई। जब प्रेसिडेंट बाहर आई तो उनने इसको पार्टी को नहीं छेड़ा। सुरेंद्र जम्मू के दफ्तर का भी और सारा जो भी था आल इन आल था। मैडम का इलेक्शन होता है 22 फरवरी को, दोबारा प्रेसिडेंट चुनी गई। जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन दोबारा होता है तो फिर कानूनी तौर पर वो सारी पार्टी रीऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। जी रीऑर्गेनाइज करने में जम्मू में उसी दस्तूर के मुताबिक, उसी कानून के मुताबिक इनने 2 जनरल सेक्रेटरी और बना लिए और एक जनरल सेक्रेटरी फिर रिपीट किया सुरेंद्र चौधरी को। जी ये ज़रूरी नहीं कि जनरल सेक्रेटरी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का मेंबर भी हो, कोई भी हो सकता है। जी सुरेंद्र चौधरी को फिर इसमें पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का मेंबर भी बना लिया। जी चौधरी हमीद को वाइस प्रेसिडेंट बना लिया, क्योंकि पार्टी के जो लोग नहीं थे पोस्टिंग फिलअप करनी थी वो की। जी अब इस चीज़ को अगर ये समझ ले, जो मुझे लगा कि सुरेंद्र चौधरी को ऐसा ही लगा होगा कि मुझे अकेला ही छोड़ दें, तो ये हमारी पार्टी का दस्तूर नहीं है। हमारी पार्टी के अंदर 3 जनरल सेक्रेटरी जम्मू से बनते हैं, 3 कश्मीर से हैं। इस वक्त भी आपने देखा होगा कश्मीर से अपने गुलाम नबी हंजूरा साहब फार्मर मिनिस्टर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। जी महबूब बेग साहब को जनरल सेक्रेटरी बनाया है वहाँ। निज़ामुद्दीन भट्ट फार्मर एमएलए को, उसको जनरल सेक्रेटरी बनाया है। तो किसी को मतलब ये लग गया कि एक ही आदमी रहना चाहिए, तो वो तंजीम जो चलती है वो लोगों से चलती है। पार्टी का मतलब होता है हर जगह कोई वो पुर्जे होते हैं तो गाड़ी चलती है। बिल्कुल वैसे भी तो हमारी पार्टी इस वक्त बड़े बुहरान में है। मरकज़ी हुकूमत हमारी जो है इस वक्त की, वो हमारी लीडर से नाराज़ है, क्योंकि वो सच बोलती हैं और सच बोलना यहाँ गुनाह है। हमारी इस वक्त की हुकूमत जो समिति है, जो आदमी सच कहता है, जो मरकज़ी हुकूमत की ज़्यादती के ख़िलाफ़ बोलता है, वो एंटी नेशनल हो जाता है। इसी बात में बात आ जाती है, उनको वो इग्नोर कर दिया गया है, उनका डिनाई किया है पासपोर्ट महबूबा जी का कि ये एंटी नेशनल है। तो ये छोटी छोटी बातें बड़ी हुकूमत कर रही है वो खुद मतलब जो भी कर रही है सारी दुनिया देख रही है और हिंदुस्तान सारा रो रहा है। जो जम्मू वाले हमारे साथी बीजेपी में, क्या वो नहीं रो रहे हैं? उनके बच्चे बेरोजगार नहीं हैं। जो कांग्रेस वाले हैं वो नहीं रो रहे हैं। जो पैंथर पार्टी है वो नहीं रो रही है।
कौन नहीं रो रहा है मरकजी गवर्नमेंट के अजाब और दुख से। और उनने जो हमारी स्पेशल स्टेटस को हटा के जहाँ वो कानून लाए कि हमारे नौजवान पढ़े लिखे बच्चे जो बेरोज़गार हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। यहाँ कानून ऐसे बना दिए ज़मीन के कि हमारी ज़मीन कोई भी आदमी बगैर किसी इजाज़त के ख़रीद सकता है। तो ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर के हर फ़र्द व बशर को जो मतलब अकल रखता है वो समझता है कि जम्मू कश्मीर की रियासत को मरकज़ी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल दिन ब दिन नए नए कानून ला के डैमेज कर रही है। यहाँ टूल प्लाज़ा जम्मू में है। क्या जम्मू वालों ने कोई गुनाह किया था? 25 MLA दिए थे इसको बीजेपी को। क्या महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कोई गुनाह किया था? जम्मू के 25 MLA को मिला के हुकूमत बनाई थी। ये जमहूरियत का गला घोंट रही है वो हुकूमत, और वो हुकूमत जमहूरियत के गला घोंट रही है। तो हमारी प्रेसिडेंट कह रही है कि ये मुल्क के आइन की धज्जियाँ अड़ा रहे हैं, वो उससे नाराज़ हैं। अब सुरेंद्र चौधरी को अगर वो जाना चाहता है किसी पार्टी में तो किसकी हिम्मत है? कौन किसी को रोकता है? ये तो आदमी फेल मख्तार है। ये कोई बदनामत हमारी नहीं है कि हमने सुरेंद्र को कुछ नहीं दिया। सुरेंद्र चौधरी जब आया रहता वो जम्मू में है, राइस जम्मू में है, ठीक है। रजौरी में भी मकान होगा, नौशहरा में भी, मैंने देखा नहीं लेकिन होगा। तो हम उसको यहाँ से लेके वहाँ हमने उसको दे दी, वो सीट दे दी। क्या रजौरी वाले मना नहीं कर सकते? जम्मू वाले ने टिकने नहीं दिया उस वक्त बड़े बड़े लीडर थे। और सुरेंद्र को मैंने मुफ्ती साहब के हवाले किया, ये अच्छा लड़का है, ये ट्रेड यूनियन से आया है, तो उसने काम भी किया। ये नहीं मैं कहता हूँ काम नहीं किया, दौड़ा वो, उसने पार्टी भी बनाई। लेकिन जितना दौड़ा उतना उसको उस वक्त इसमें नौशहरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई कैंडिडेट नहीं था। 2014 में पीडीपी का कैंडिडेट था, लोगों ने पीडीपी को वोट दिया। सुरेंद्र ने इसके बीएसपी के टिकट पर लड़ा था, कितना वोट लिया था वो भी हिसाब करो। जब पीडीपी के टिकट पे लड़ा तो लोगों ने पीडीपी को वोट दिया, मुफ्ती मोहम्मद सईद को वोट दिया। मुझे और सुरेंद्र को कोई नहीं पहचानता, ठीक है, दौड़ना हमारा है, लेकिन नाम मुफ्ती साहब का आज भी है, कल भी था। तो उसके बाद मुफ्ती साहब ने उसको बना लिया MLC, लेजिस्लेटर बना लिया। MLA हार गया तो लेजिस्लेटर बन गया, और क्या चाहिए था। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी बना लिया, अब दोबारा फिर रिपीट कर लिया, मेंबर PAC बना लिया। तो ये सारी चीज़ें उसको मिली, उसको अपनी मर्जी है, वो नहीं, वो उसने कह दिया, बयान दिया कि मैं ना जनरल सेक्रेटरी रहना चाहता हूँ, ना मैं मेंबर रहना चाहता हूँ, मैं आम वर्कर की तरह रहूँगा। तो कोई मार के उसको कहता, वो छोटा बच्चा था, उसको दाड़ा मार के नहीं तुम्हें इधर बैठना है। फिर बाद में कह रहा मुझे कहा नहीं। सब साथियों ने कहा कि भाई तू ये बात मत कर। मैंने नहीं कहा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। मैंने इसलिए नहीं कहा कि सुरेंद्र चौधरी को इतना कुछ मिलने के बावजूद अगर सुरेंद्र चौधरी ये कह रहा है तो फिर इसका कोई अपना कोई मकसद होगा। तो जिसका जो मकसद होता है वो पूरा करता है, कोशिश करता है, हो ना हो लेकिन कोशिश करता है। तो किसी के कहने से फ़ायदा क्या होता है? तो इसलिए ये सारी खुशफहमी है कि सुरेंद्र चौधरी के साथ कोई ज़्यादती हुई है। ये सबको सोचना है। बनाया सरदार को बनाया, उसको क्या नाम है उसका पता नहीं, अमरीक सिंह रीन, उसको जनरल सेक्रेटरी बनाया। इसको डोडा से अरशद मलिक को जनरल सेक्रेटरी बनाया। उसने इलेक्शन लड़ी थी 2014 में पार्लियामेंट की। ये बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ आदमी की ज़रूरत थी। यहाँ जम्मू में अमित चौधरी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया। यहाँ दूसरा एक लड़का है उसको सेक्रेटरी बनाया, वो राजेंद्र मनास को। ये सारे फाउंडिंग मेंबर हैं। अब सुरेंद्र चौधरी तो मेरा ख्याल है जब हुकूमत बनी तो 2006 में आया या 7 में आया, लेकिन ये सारे या 5 में आया होगा, इससे पहले नहीं था वो। तो ये सारे जो छोटे छोटे लड़के उस वक्त आए थे जिनकी जो इस पार्टी के साथ थे, उनको अगर ओहदा दे दिया गया तो ये एक आदमी के कहने से पार्टी नहीं चलती है। पार्टी के अंदर आदमियों की ज़रूरत होती है। जहाँ यूथ की ज़रूरत है यूथ को भी चलाना पड़ता है, जहाँ महिला की ज़रूरत है, जहाँ बुज़ुर्ग की ज़रूरत है। ये सारे पार्टी का मतलब होता है हर किस्म के लोग उसमें शामिल होते हैं, तब जाके पार्टी बनती है।
तो सुरिंदर चौधरी के साथ मेरे ख्याल से जो मेरी सोच है, हो सकता है उसको कोई अंदर खाने कोई तकलीफ़ हो उसको, उसका तो मैं दिल का ऑपरेशन तो डॉक्टर भी नहीं जानते क्या कहाँ करना है, तो मुझे पता नहीं है। लेकिन जहाँ तक दस्तूर का है, दस्तूर के मुताबिक सुरिंदर के साथ कोई ज़्यादती पार्टी ने ना की है और ना पार्टी करती है। सिर्फ एक बात है अब मीडिया वालों की, मुझे लगता है कि मीडिया वाला भी सबका होना चाहिए। आप मुसलमान हैं, मेरे नहीं होने चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात जो भी कहे, हिंदू हो के सिख हो, क्रिश्चियन हो के पता नहीं कौन हो, ये मुल्क हमारे का आइन जो है ये सबका है, इसके मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन जम्मू के हमारे कुछ मीडिया के नौजवान जो हैं, गिला तो नहीं हम कर सकते, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हमें तकलीफ़ होती है जब वो बड़ी ओछी बातें करते हैं, छोटी बातें करते हैं। पिछले दिनों एक महिला की बेटी के मामले में हम सुन रहे थे कि वो कोई कह रहा था 20 लाख से बेची गई, कोई कह रहा था 20,000 से बेची गई। सब मीडिया वालों ने उस बात को लिया था जी। लेकिन वो लड़की वापस लाई वहाँ से, चंडीगढ़ से कहाँ से, तो लड़की ने कहा मैं पता नहीं कैसे गई थी, क्या हुआ था, उसने तरदीद की। लेकिन सब मीडिया जम्मू का सारा उसके पीछे पड़ा था। उसमें शायद आप भी थे। जी जी बिल्कुल, मैंने भी स्टोरी की थी। तो ये स्टोरी आपने भी की, उनने भी की, उनने भी की, लेकिन बाद में मैंने सुना कि केस दर्ज हुआ और वो इसके अरफाज ढेंग के ख़िलाफ़ दर्ज हुआ। इसने क्यों की? मैं अपने यहाँ के अफसरों से भी कहना चाहूँगा कि यार जो आप करते हो वो भी सोच समझ के करो। ये ठीक है, भले ही रियासत तोड़ डाली, यूटी बन गई, मुल्क का आइन भी टूट रहा है, हमारा कानून भी नहीं रहा, लेकिन हम यहाँ हैं, हमको यहीं रहना है। और हिंदू और मुसलमान जो हैं सारे इंसान हैं, सबके साथ इंसाफ करना चाहिए। ये दिन भी नहीं रहेंगे अगर वो हमारे वो दिन नहीं ना रहे। जी जी जबकि ये रियासत थी, महाराजा हरी सिंह ने इस रियासत को पंजाब के से सिखों से ख़रीदा, उधर किया, मशहूर रियासत थी। हम हिंदुस्तान के, ये रियासत हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं थी, वो भी थी। आज ये भी है, इसके 2 टुकड़े कर दिए। हो सकता है मोदी का दम चले तो 4 टुकड़े भी कर सकता है, लेकिन एक वक्त आएगा हम इकट्ठे हैं। हम इस वक्त हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने जम्मू कश्मीर के हैं, हमें मोदी ने इकट्ठे कर दिया। हम इसका वो सराहना भी करते हैं। मुल्क के किसानों को, मुल्क के फौजियों को, मुल्क के मतलब हर मुल्क का जो भी यहाँ का रहने वाला है, सबको मोदी ने इकट्ठा कर दिया, लड़ाया भी, और जो एक्शन किया उन एक्शन की वजह से इकट्ठा है। परसों हम देख रहे थे जंतर मंतर पर 50,000 फौजी फैमिलियों समेत आके वो धरना दिया उन्होंने कि हमारे जो हकूक़ हैं हमारे साथ बात की जाए, लेकिन मीडिया ने बताया तक नहीं। जी तो मीडिया को लोग किसी हुकूमत का और या किसी एक पार्टी का या किसी बड़े आदमी का या अडानी वगैरह का गुलाम तो नहीं बनना चाहिए। मीडिया तो तीसरा पिलर है जमहूरियत का। तो मीडिया से मेरी ये गुजारिश है और अफसरों से भी गुजारिश है कि आप लोगों को सही बात करनी चाहिए। मेरे खिलाफ है तो मेरे खिलाफ भी करो, दूसरे की भी, लेकिन सही करो। अगर मेरे खिलाफ है, मैं भी वही काम करता हूँ, आप भी वही काम करते हैं और 2 लड़के और भी करते हैं, तो वो उनका करना ठीक है और मेरा करना गलत है, ये ठीक नहीं है। तो बाकी हमारी पार्टी का जो है पीडीपी का ये है कि पीडीपी जम्मू कश्मीर में एक वक्त में इस पर ये इल्ज़ाम था ये मिलिटेंटों की पार्टी। बिल्कुल। आज वो बात नहीं रही, इसलिए नहीं रही कि कोई भी जमात जम्मू कश्मीर के लोगों की बात नहीं कर सकती है। वो डरते हैं चाहे हमें जेल में डालेंगे शायद, या वो डरते हैं कि मोदी नाराज़ हो जाएगा, वो डरते हैं कि अमित शाह जी नाराज़ हो जाएंगे। हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट सच कहने से नहीं डरती और ना वो भेदभाव करती है। वो बात करती है जम्मू कश्मीर का खोया हुआ जो वक़ार है, जम्मू कश्मीर का खोया हुआ जो स्टेटस है, जम्मू कश्मीर के खोए हकूक़ हैं, वो वापस करो। इसके लिए मुझे लगता है ना हिंदू की मुखालफत है, ना मुसलमान की हमायत है, और ना किसी एक इलाके की या नुमाइंदगी है या कश्मीर की है तो जम्मू की नहीं। आज जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी सिर्फ़ और सिर्फ महबूबा मुफ्ती कर रही है।
वो मुसीबतें झेल के कर रही है, वो करती रहेगी। और पीडीपी उनके साथ शीशा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। जो लोग जा रहे हैं वो उनकी अपनी मर्जी है, हम किसी को बुरा भी नहीं कहते। वो खुद समझ लें कि वो क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो वो समझें, नाबालग तो कोई है नहीं। पॉलिटिशियन जो होता है वो घिस घिस के इसकी तरह पत्थर की तरह होता है। जैसे क्या इस पत्थर को बोलेंगे आप, ये नहीं, वो ये पत्थर इसको क्या बोलते हैं, मार्बल की तरह। मार्बल जितना घिसता है इतना चमक आती है। ये पॉलिटिशियन जितने घिस रहे हैं, एक पार्टी में जा रहे हैं, दूसरे में जा रहे हैं, इनमें चमक आती रहेगी। ये भी मत घबराओ आप, जो जिधर जाता है जाए, लेकिन असूल को नहीं छोड़े। सर एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, सुरेंद्र चौधरी पार्टी छोड़ के गए, वो अकेले नहीं गए, उनके साथ बहुत सारे सरपंचेस पंचेस और डीडीसी मेंबर्स का भी उन्होंने जो दावा किया कि वो भी उनके साथ गए हैं। तो कुछ पार्टी को कुछ नुकसान तो होगा ही। जिस तरह से वो शेर की तरह दहाड़ते थे मतलब रूलिंग पार्टीज़ के खिलाफ या बाकी पार्टीज़ के खिलाफ, वो दहाड़ अब नज़र नहीं आ रही है। देखिए, नुकसान तो होता है, ये नहीं मैं कहूँगा कि सुरेंद्र के जाने से पार्टी का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सुरेंद्र के साथ जज्बाती तौर पर लोग जाएंगे, लेकिन जहाँ तक पार्टी का मामला है लोग नहीं जाएंगे। सुरेंद्र चौधरी के साथ लोगों की ज़ाती हमदर्दी हो सकती है। अब सुरेंद्र चौधरी क्या फैसला करते हैं ये कल का मामला है। उस दिन कितने लोग उनके साथ आएंगे, कितने रहेंगे, कितने जाएंगे, ये एक दिन का मामला नहीं होता। सियासत बड़ी ठंडी चीज़ है, हम बड़े ठंडे दंग से देख रहे हैं। कितने जाएंगे कितने नहीं जाएंगे ये उनकी ज़बानी है। जी सर, एक नाम का उन्होंने और भी जिक्र किया था, मनोहर सिंह जो डीडीसी मेंबर हैं, उन्होंने भी जो है अब सुनने में आया है कि मना कर दिया है, वो पीडीपी छोड़ के कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। देखिए, जो मनोहर सिंह हैं वो इलेक्शन लड़े हैं पीडीपी के टिकट पे जी, और उनका वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं जी, लोगों ने उनको वोट डाला है, तो वो देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे कि लोगों के वोट से बना है कि या एक आदमी के से वोट से बना है। लीडर तो पीडीपी की महबूबा मुफ्ती है, ना मैं हूँ ना सुरेंद्र था। सुरेंद्र भी एक वर्कर था, मैं भी वर्कर हूँ। वो मनोहर देखेगा कि मुझे सुरेंद्र की नुमाइंदगी में चलना है कि महबूबा की में, लेकिन उनकी चिट्ठी आ गई है पार्टी ऑफिस कि मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो इलेक्शन लड़ा है वो लोगों के वोट लिए हैं और 3 पार्टियों का मुझे सपोर्ट थी, उस सपोर्ट से जीता हूँ। तो वो सुरेंद्र चौधरी भी हो सकता है रूठ गया तो कल रूठा हुआ वापस भी आ सकता है। उम्मीद है, अभी तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि मेरा अजीज़ है, उम्र से मुझसे छोटा है और मेरे डिस्ट्रिक्ट का आदमी है। मुझे लगता है कभी अगर कहीं मिलेंगे तो मैं बाजू से पकड़ूंगा उसको, कहूँगा यार बता तेरी क्या बात है, क्या क्या तेरी डिमांड है। वो भी हो सकता है ये 12, 15, 20 साल आदमी इकट्ठा रहे, जहाँ कहीं किराएदार होता है, वो जब किराएदार जाता है तब भी आदमी को तकलीफ होती है। तो वो तो हमारा एक लीडर है। जब उन्होंने पोस्टें छोड़ी तब आपने उनको पूछा नहीं? नहीं, पोस्टें छोड़ी तो पूछने का है जब आदमी तो उन्होंने एक समय दिया था ना कि पार्टी लीडरशिप उनसे पूछे कि वो चाहते क्या है। शायद पूछा होगा, क्योंकि मैं तो उसमें उससे बड़ा तो मैं था नहीं ना, वो जनरल सेक्रेटरी था, मैं आम आदमी कैसे पूछता उसको। हो सकता है पूछा हो, इसने मैडम ने पूछा हो या किसी दूसरे जनरल सेक्रेटरी या वाइस प्रेसिडेंट ने पूछा हो। जैसे कि मैंने कहा था, अमित चौधरी ने मुझे बताया कि मैंने उसको बुलाया, बात भी की है और वो शांत बैठा है। तो बीच में पता नहीं क्या हो गया, मुझे पता नहीं है, इसका मुझे इल्म नहीं है, मैंने पूछा नहीं है। मैं इसलिए नहीं कि मैं एक जनरल सेक्रेटरी को मैं कैसे बोलूँ, क्योंकि वो बड़े ओहदे पे थे, हमारा ओहदा नहीं है। हाँ ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के नाते, डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले के नाते मैं पूछ सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं पूछा, मैं ज़िम्मेदार नहीं था। ज़िम्मेदार वो थे जो नए लोग बने थे, उनको पूछना चाहिए था। आखिर में क्या मैसेज रहेगा अपना? आखिर में मुझे अपने साथियों से, जम्मू कश्मीर के लोगों से एक ही बात कहनी है, कोई भी जमात हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हमें जम्मू कश्मीर के ये जो हमारा लॉस किया है मरकज़ की हुकूमत ने, इकट्ठे होके
अपना खोया हुआ वक़ार वापस करना चाहिए और जो महाराजा की उस वक्त की रियासत थी उस रियासत को वापस लेना चाहिए। उसके बाद जब सियासत होती है तो अपनी अपनी पार्टियों की सियासत करो। आज एकजुट होकर चलना चाहिए, तब हमारी इज़्ज़त बचेगी, वरना हमारे पास हमारे लिए ना कुछ छोड़ा है ना हमारी इज़्ज़त छोड़ी है मरकज़ी गवर्नमेंट ने। तो उसने तो सारे मुल्क की बर्बादी कर दी है। अब मतलब फॉरेन कंट्रीज़ ने भी कह दिया है कि रियासत जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि सारा हिंदुस्तान जो है वो पीछे जा रहा है। अब मगरबी बंगाल में है इलेक्शन है, 5 रियासतों में इलेक्शन है। किसी दिन मोदी जी कुछ हरबे कर रहे हैं, कभी सजदे करते हैं जाके उसको बांग्लादेश में एक मंदिर में कभी दूसरे में। अब मंदिरों और मस्जिदों का मामला अपनी जगह है। मुल्क की तरक्की होती है तो मुल्क आगे बढ़ता है। मंदिर में जाने वाला मंदिर में जाए, मस्जिद में जाने वाला मस्जिद में जाए, मंदिर वाला मंदिर बनाए, मस्जिद वाला मस्जिद बनाए। ये जो छोटे हरबे ये कर रहा है ना, ये तबके की बात है। मुल्क की बात एक है कि मुल्क आगे तब बढ़ेगा जब इंसाफ होगा, इत्फाक होगा, इत्तेहाद होगा और अमन रहेगा। तो अमन होगा तो तरक्की होगी। कश्मीर की हालत बर्बाद है। वहाँ उसको ममता बनर्जी को उसको परेशान करने जा रहे हैं, इधर महबूबा जी को, इधर मोदी जी का ये कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उधर 2 महिला लीडर हैं हमारी, उसके पीछे भी पड़े हैं, इसके पीछे भी पड़े हैं। यार कोई दुनिया भी तो देख रही है, कुछ अपना भी तो बचाओ। हम तो नहीं जाएंगे कहीं, जब तक मौत नहीं आएगी कोई नहीं जाएगा यहाँ से। लेकिन मोदी जी अपना क्या बचा रहे हो? अपने बुज़ुर्गों को ठिकाने लगा दिया आपने, वो उसको अपना जितने थे अडवाणी को लगाया, दूसरे को लगाया, अब इधर भी पड़े हो। अब रुक जाओ, क्योंकि आपको पता है आप फ़कीर हैं, झोला लेके भागेंगे। बच्चे तो आपके हैं नहीं। ये हिंदुस्तान के जो शहरी हैं इनको अपने समझ के तो इनके लिए बेहतर काम करने चाहिए। और जम्मू कश्मीर के हम सब लोगों को मेरी ये गुजारिश है सबसे, एक होके अपनी रियासत के लिए जो रियासत का नुकसान किया इन लोगों ने वो वापस करना चाहिए। चलिए शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे तसद्दुक़ हुसैन साहब जो कि PDP के सीनियर नेता हैं, जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज अहमद डांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।